नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आपके फर्स्ट पेपर का जो थर्ड यूनिट है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निदर्शन क्या है और समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधानों में उसका क्या महत्व है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि निदर्शन के जो दो प्रमुख प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है, जिसे हम निदर्शन भाग 2 कह रहे हैं, इसमें हम अब प्रायिकता निदर्शन के बारे में विस्तार से विवेचना प्रारंभ करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि निदर्शन के दो प्रकार होते हैं, प्रायिकता निदर्शन और अप्रायिकता निदर्शन। तो आज हम देख रहे हैं कि प्रायिकता निदर्शन क्या है। As discussed earlier, probability sampling is an unbiased, scientific and systematic method of sampling. तो जो प्रायिकता निदर्शन है या संभाविता निदर्शन है, वह निदर्शन की एक बहुत ही निष्पक्ष, वैज्ञानिक और व्यवस्थित विधि है। This is why it is widely used in scientific social researches, और इसी कारण ये वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधानों में अत्यंत अधिक प्रयोग में लाई जाती है। In this type of sampling, all the units of the universe get a chance to be selected in the sample. इस प्रकार की जो निदर्शन विधि होती है, उसमें जो हमारा समग्र है उसकी सभी इकाइयों को निदर्श में चुने जाने का अवसर मिलता है। And the possibility of the selection of each unit can be statistically calculated. तो प्रत्येक इकाई के चुने जाने की जो संभावना है उसकी हम सांख्यिकीय गणना कर सकते हैं। तो एक तरफ तो सभी इकाइयों को चुने जाने का अवसर मिलता है और दूसरी तरफ हर इकाई के चुने जाने के अवसर की संभावना की हम सांख्यिकीय गणना कर सकते हैं। This is the reason why it is called probability sampling, और इसीलिए हम इसे संभाविता निदर्शन या प्रायिकता निदर्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी प्रायिकता निदर्शन के प्रकार। अब एक प्रायिकता निदर्शन की जो विधि है वह 3 प्रकार की होती है, अर्थात हम 3 तरीके से निदर्शन का चुनाव इस विधि के ज़रिए कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला कहलाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी सरल दैव निदर्शन। दूसरा कहलाता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यानी स्तरीकृत दैव निदर्शन। और तीसरा कहलाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यानी बहुस्तरीय निदर्शन। तो ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी प्रायिकता निदर्शन के ही प्रकार हैं। मैं एक बार फिर से हिंदी में इनके नाम दोहरा देती हूँ। सबसे पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी सरल दैव निदर्शन, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यानी स्तरीकृत दैव निदर्शन, और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यानी बहुस्तरीय निदर्शन। अब हम एक एक करके इन तीनों प्रकारों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, सरल दैव निदर्शन क्या होता है। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये प्रायिकता निदर्शन का सबसे मौलिक रूप है, सबसे आधारभूत रूप है। In this type of sampling, all the units of the universe get an equal chance to be selected in the sample. तो इसमें इसकी विशेष बात यह है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत जब हम निदर्शन करते हैं तो यूनिवर्स की समग्र की सभी इकाइयों को निदर्श में चुने जाने का न केवल अवसर मिलता है बल्कि समान अवसर मिलता है। तो सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना होती है। तो ये इस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की ये विशेषता है
कि इसमें सभी इकाइयों को चुने जाने का समान इक्वल चांस मिलता है। The sample thus selected is representative and reliable। तो इस प्रकार जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, चयन करते हैं, वह बहुत ही विश्वसनीय होता है और रिप्रेजेंटेटिव होता है, अर्थात प्रतिनिधिपूर्ण होता है, समग्र का सही प्रतिनिधित्व करता है। The sample selected is scientific and unbiased। जो सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं वो वैज्ञानिक भी होता है और निष्पक्ष भी होता है। इन दोनों बातों को मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से यहाँ बताना चाहूँगी। द सैंपल दस सिलेक्टेड इज़ रिप्रेजेंटेटिव। जब हम प्रतिनिधिपूर्ण कहते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि वह समग्र की सभी विशेषताओं को प्रकट करता है। जैसा हमारा समग्र है, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं हमारे सैंपल में भी होती हैं। तो इस तरह से वह समग्र का सही प्रतिनिधित्व करता है। वो रिलायबल होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने इस विधि से, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विधि से, सरल दैव निदर्शन विधि से एक सैंपल चुना। मेरा समग्र 1000 का था, उसमें से मैंने 250 लोगों का एक सैंपल चुना है, एक निदर्श चुना है। तो एक बार मैंने ये सैम्पलिंग की और मैंने 250 लोगों का चयन किया। फिर यदि मैं दोबारा उसी समग्र में से, इसी विधि से फिर से एक सैंपल 250 लोगों का सिलेक्ट करती हूँ, तो जो 2 सैंपल्स मैंने सिलेक्ट किए वो लगभग एक समान ही होंगे, उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। तो इसलिए यह विश्वसनीय होता है। या मेरी जगह कोई अन्य व्यक्ति इसी विधि से फिर से एक 250 का सैंपल अगर सेलेक्ट करता है, तो वो मेरे द्वारा सेलेक्टेड सैंपल और उसके द्वारा सेलेक्टेड सैंपल में कोई ख़ास अंतर नहीं होगा, कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि यह जो मेथड है वो रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। द सैंपल सिलेक्टेड साइंटिफिक क्यों होता है? क्योंकि हम एक बहुत ही व्यवस्थित विधि से जो है सिलेक्शन करते हैं और उसमें किसी तरह का और बाहरी इंटरवेंशन नहीं होता है। उस विधि के माध्यम से ही, जो एक सिस्टमेटाइज्ड विधि है, एक व्यवस्थित विधि है, उसके ज़रिए से ही हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। और ये अनबायस्ड इसलिए है, ये निष्पक्ष इसलिए है क्योंकि इस प्रक्रिया में कहीं भी रिसर्चर का अपना विचार या रिसर्चर का अपना बायस, उसका कोई पूर्वाग्रह यदि है, तो वो काम नहीं करता है। यह जो विधि है इसमें पूर्णतः ऑब्जेक्टिव ढंग से, वस्तुनिष्ठ ढंग से इकाइयों का चयन होता है और पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वह रिसर्चर की इच्छा से, उसकी किसी डिस्क्रिशन से पूरी तरह से मुक्त होती है। तो वो रिसर्चर भी इस प्रक्रिया को कहीं से प्रभावित नहीं कर सकता है और इसलिए हम इसे एक निष्पक्ष जो है सैंपल मानते हैं। अब ये जो सारी विशेषताएं हैं वह सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कैसे आ जाती हैं, हम किस तरह से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो वो अब हम देखेंगे। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सरल दैव निदर्शन के 3 विधियां हैं। पहली विधि कहलाती है लॉटरी मेथड, जिसे आप सब जानते भी हैं। लॉटरी विधि रैंडम नंबर्स मेथड यानी यादृच्छ क्रम विधि। यादृच्छ मतलब जहाँ कोई क्रम नहीं हो, रैंडम तरीके से संख्याएं हो, तो रैंडम नंबर्स मेथड यानी यादृच्छ संख्या विधि। और तीसरी रेगुलर इंटरवल मेथड यानी नियमित अंतराल विधि। तो इस तरह से ये 3 विधियां हैं जिनके ज़रिए हम एक सिंपल रैंडम सैंपल, एक सरल दैव निदर्शन का चुनाव करते हैं। अब ये विधियां क्या हैं, इनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लॉटरी विधि। In this method, first of all, a list of the universe is prepared। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे समग्र की एक सूची हम निर्मित कर लेते हैं। उसके बाद a number as code is then assigned to each unit in the list।
अब मान लीजिए कि हमारे पास जो समग्र है उसमें 3000 यूनिट्स हैं, 3000 लोग हैं, 3000 उत्तरदाता हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी उत्तरदाताओं को, सभी 3000 उत्तरदाताओं को 1 से लेकर और 3000 तक एक संख्या कोड के रूप में दे देते हैं। तो चूँकि 3000 हमारे उत्तरदाता हैं तो 1 से लेकर 3000 की संख्या हम उनको कोड के रूप में दे देते हैं। उसके बाद thereafter paper slips of same size and color are prepared. The number of slips prepared would be equal to the total number of units in the universe. उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने सबको एक एक संख्या अलॉट कर दी, उसके बाद हम जितने हमारे यूनिवर्स में यूनिट्स हैं, जैसे हम जो उदाहरण ले रहे हैं उसमें 3000 यूनिट्स हैं, तो हम 3000 पेपर की स्लिप्स बनाते हैं। जो स्लिप्स हम बनाते हैं उनकी साइज़ बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए और उनका कलर भी एक जैसा होना चाहिए, कलर में भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं हो, सब बिल्कुल एक से हों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कलर अलग अलग कर दें तो हो सकता है कि रिसर्चर को ब्लू कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो ब्लू उठा ले। तो हम सब एक सा रखते हैं और एक ही कलर की सारी स्लिप्स होती हैं। साइज़ में अगर फ़र्क हो जाए, मान लो कोई बड़ा है तो वो अलग से दिखता है तो उसको उठा ले, तो हर डिफरेंस को हम ख़त्म कर देते हैं। एक ही साइज़ के, एक ही कलर की हम स्लिप्स बनाते हैं और उन स्लिप्स पर on each slip the codes of the units are written or printed such that each slip would have one code written or printed on it. तो अब जैसे हमने 3000 स्लिप्स बना ली एकदम एक जैसी, एकदम यूनिफॉर्म, उसके बाद हम 1 से लेकर 3000 की जो संख्या है वो उन स्लिप्स पर लिख देते हैं, या तो लिख देते हैं या प्रिंट कर देते हैं, जैसे हमारे पास सुविधा हो। तो हर एक जो स्लिप है उस पर एक नंबर होता है और इस तरह से 1 से लेकर 3000 नंबर हम उन स्लिप्स पर लिख देते हैं। उसके बाद हम स्लिप्स को फोल्ड कर देते हैं। अच्छा, जो फोल्ड करते हैं वो भी एक जैसा ही फोल्ड होता है, ऐसा नहीं कि एक में सिंगल फोल्ड किया, दूसरे में डबल फोल्ड किया, तीसरे में ट्रिपल फोल्ड किया। जो भी फोल्ड होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा ताकि सभी स्लिप्स बिल्कुल एक जैसी हो जाएं। तो उन सब को हम अच्छी तरह से फोल्ड करके फिर आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद ये जो स्लिप्स हैं उनको हम एक बक्से में, एक बॉक्स में डाल देते हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से हिला लेते हैं। और उसके बाद देन द रिसर्चर पिक्स वन रैंडम स्लिप फ्रॉम द बॉक्स। द यूनिट बेयरिंग द कोड सिलेक्टेड इज इंक्लूडेड इन द सैम्पल। फिर जब हमने अच्छी तरह से मिला लिया, उसके बाद जो रिसर्चर है, चाहे तो वह खुद और चाहे तो वो किसी अन्य व्यक्ति से भी करवा सकता है, इसमें वो उसका डिस्क्रिप्शन है, वो खुद भी निकाल सकता है, किसी बच्चे से निकलवा सकता है, किसी अन्य जो है बिल्कुल निष्पक्ष व्यक्ति से निकलवा सकता है। तो वह क्या करता है, वो अच्छी तरह से हिलाकर स्लिप्स को उसमें से एक कोई भी पर्ची निकालता है। उस पर्ची पर जो भी संख्या लिखी है, मान लीजिए उस पर संख्या लिखी है 125, तो 125 जिस भी व्यक्ति का कोड है, जिस भी यूनिट का कोड है हमारे यूनिवर्स में, उसको हम अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ये जो स्लिप हमने निकाली है 125 वाली, इसको वापस डब्बे में डाल देते हैं। द स्लिप इज़ अगेन प्लेस्ड बैक इन द बॉक्स एंड द स्लिप्स आर मिक्स थॉरली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार हमने नाम निकाला, मान लीजिए कि 125 संख्या आई और 125 संख्या के आगे जो नाम हमारी लिस्ट में है उसको हमने अपने सैंपल में शामिल कर लिया। उसके बाद उस स्लिप को हटाकर हम अलग नहीं रखते, बल्कि उसको वापस वैसे ही फोल्ड करके वापस उस जो स्लिप्स हैं उनके साथ मिक्स कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो प्रोबेबिलिटी है हर एक के चुने जाने की वो बराबर रहे, क्योंकि अगर हम कम करते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि पहले हमने जो पहली स्लिप निकाली वो हमने 3000 में से निकाली, लेकिन अब जो निकालेंगे वो 3000 -1 हो जाएगा। तो जैसे ही वो 3000 -1 होगा प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। तो हमें प्रोबेबिलिटी सबकी सेम रखनी है और इसलिए हम उसको वापस उसमें प्लेस कर देते हैं। वापस जो दूसरे स्लिप हम निकाल रहे हैं वो भी 3000 में से ही निकाल रहे हैं। अब ऐसे ये इस बात की संभावना हो सकती है कि दोबारा 125 निकल जाए, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन है,
सैद्धांतिक तौर पर ये संभावना है कि वापस से वही स्लिप निकल जाए। तो अगर वो स्लिप निकल जाती है तो हम उसे वापस फोल्ड करके अंदर डाल देंगे, फिर से मिक्स करेंगे और फिर से एक दूसरी स्लिप निकालेंगे। लेकिन हमेशा हम 3000 स्लिप्स में से ही अपनी जो पर्ची है उसको निकालेंगे। Again, the researcher picks another slip and the unit bearing the code selected is included in the sample. तो अब जब हमने निकाल दिया एक सैम्पल, एक यूनिट आ गया हमारे सैम्पल में, फिर इस प्रोसेस को हम दोबारा दोहराते हैं। फिर से हम उस बॉक्स को अच्छी तरह से हिला करके सारी स्लिप्स को अच्छी तरह से मिक्स करके रिसर्चर या कोई अन्य व्यक्ति उसमें से दूसरी स्लिप निकालता है। उस पर जो नंबर लिखा है, मान लीजिए अब की बार जो नंबर आया वो है 1002, तो 1002 के आगे जो नाम लिखा होगा हमारी लिस्ट में उसको हम अपने सैंपल में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद हम स्लिप को वापस बॉक्स में डाल देते हैं। The process is continued until the desired number of units are selected. तो ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक आवश्यक संख्या में हमें निदर्श प्राप्त नहीं हो जाता। मान लीजिए कि हमने ये तय किया है कि 3000 में से हम 1000 का सैंपल रखेंगे, यानी 1000 हमारे निदर्श में कुल इकाइयाँ होंगी। तो जब तक हमें 1000 इकाइयाँ नहीं मिल जाती हैं तब तक ये प्रोसेस हम दोहराते रहते हैं। The entire process is conducted in an unbiased and objective manner and is independent of the researcher's will. तो इस पूरी प्रक्रिया को हम एक बहुत ही निष्पक्ष ढंग से, एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ ढंग से करते हैं और कहीं भी रिसर्चर की अपनी इच्छा इसमें काम नहीं करती है। रिसर्चर का किसी भी तरह का इंटरफियरेंस इस पूरी प्रक्रिया में नहीं होता है। Hence, the sample selected is representative and reliable. और इसलिए जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं वह समूह का सही सही प्रतिनिधित्व करने वाला होता है और विश्वसनीय होता है। तो जो लॉटरी मेथड है वह किस तरह से संपादित किया जाता है उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की जो हमारी चर्चा है उसको आने वाले वीडियोस में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया रिकॉर्ड?